दायित्व है। लेकिन ऐसी बात बोलकर कि आपको लगता है ये न्यायिक बात है बाकी और लड़कियों के लिए? वो न्यायिक है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये महत्वपूर्ण ये है कि उस समय जनता के हित में जो होगा हम वो करेंगे। आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं मेरा कि ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए। बिल्कुल, शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे। हमारी परंपरा है शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। एक तो अगर हम विकास की बात करेंगे तो सुरक्षा की बात भी करेंगे, दोनों साथ चलेंगे। तो आप कैसे समझ चाह रहे हैं कि इधर भी बंदूकें हैं उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, लोग मारे जाएंगे? शासन प्रशासन फेल हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए, और जनता खड़ी हो रही है। ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई, कहां लिखी? ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? ये कहां लिखा गया है? योगी जी, अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी है। देखिए आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं मैं इस बात को कह रहा हूं कि संविधान किसी जाति किसी मजहब को भी छूट नहीं देती है कि सरेआम कत्लेआम करें या एक वर्ग विशेष को पलायन करने के लिए मजबूर कर दे। क्या ये जो आप बात कहते हैं हथियार वाली, संविधान में कहीं लिखी हुई है? ये मेरा वक्तव्य कहीं है ही नहीं, तो आप अपने तरीके से अपने बात को मेरे मुंह में डाल रहे हैं, तो मैं उसकी बात कहां से कर सकता हूं। लेकिन ये शास्त्र सम्मत है, तो मुझे लगता है कि शास्त्र सम्मत है तो हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। ये कहां लिखा हुआ संविधान में? मैं कहता हूं संविधान में ये कहां लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो? ये कहां लिखा गया है? क्या आप कहां लिखा गया है? किसने कहां लिखा है कि कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करा दो, कश्मीरी पंडितों को मार डालो? ये संविधान में कहां लिखा गया है? क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं है? मैं इसीलिए आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उस पर सवाल करना आवश्यक हो जाता है। मतलब मेरे सवाल ऐसे हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे? जवाब नहीं, जवाब के साथ सवाल करना आवश्यक है। तो आप पर ये तो मानते हैं कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं? संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है। संविधान हर नागरिक को, भारत में किसी नागरिक को जाति मत मजहब या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। प्रदेश में हुआ है और देश के कई राज्यों में अतीत में ये हुआ है। कि आप कहते हैं अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनेगा, एसपी बीएसपी की सरकार आएगी तो करबला कब्रिस्तान बनेगा। क्या आप इतने मुकम्मल कैसे हैं कि एसपी बीएसपी आएगी तो कब्रिस्तान और करबला बनेगा? उन्होंने 14 वर्षों तक यही काम किया है। मैं सुल्तानपुर में गया था, समाजवादी पार्टी के विधायक ने पूरी अपनी विधायक निधि करबला के निर्माण में दे दी है। उन्हें सड़क नहीं, जनता को अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं, करबला का निर्माण महत्वपूर्ण लगा। लेकिन आप गाँव की सड़कों पर जाइए, सड़कें नहीं हैं। गांव में एक सब बिजली की स्थिति, जो अखिलेश यादव कल बोल रहे थे कि हम बिजली दे रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए ना कि गांव में बिजली कैसे, एक सप्ताह इस गांव में मिलेगी, अगले सप्ताह दूसरे गांव को मिलेगी। ये स्थिति है। जनता को बुनियादी सुविधाएं देने की बजाय सपा और बसपा ने 15 वर्षों में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बना करके केवल ग्राम समाज की जमीन को, गरीबों की जमीनों को कब्जा किया है। और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो विकास भी करेगी। और राज्य में भाजपा की सरकार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार की भूमिका बड़ी होने जा रही है। याद करिए 1986 को जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खोला था, कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि आपकी क्या राय है। राज्य सरकार सकारात्मक थी, ताला खुला। हम ये कह सकते हैं कि आज सौहार्दपूर्ण तरीके से अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद का पटाक्षेप हो सकता है तो राज्य सरकार की उसमें बड़ी भूमिका होने जा रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनने के बाद विकास भी होगा, अयोध्या का यह विवाद हमेशा के लिए सुलझेगा और राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त भी होगा। आप एक तरीके से राजनीति में शॉर्टकट हैं। आप एक क्षणिक जो चीज करना चाहते हैं वो करते हैं आप। मैं शॉर्टकट का रास्ता कभी नहीं अपनाता। अब मैं आपसे पूछूं सवाल। उत्तर प्रदेश की हालत इतनी खराब है, आप राजनीति में हैं, आप हथियार देने तक की बात कर देते हैं। आप क्यों नहीं 10 लाख लोगों को लेके जाते लखनऊ में? क्यों नहीं आप प्रदेश भर में आंदोलन करते, जो कि एक राजनीतिक तरीका है? आप आते हैं चुनाव से पहले, चुनाव को हिंदू मुस्लिम गरम करते हैं, थोड़ा उसमें आप अपने डायलॉग लगाते हैं और आप किसी तरह से वोट पाने की कोशिश करते हैं। क्या जो आप करते हैं वो शॉर्टकट नहीं है? आपको लगता है कि मेरे बारे में पूरी जानकारी नहीं है? आपको जानकारी होती तो प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछते। मुझसे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कोई नहीं करता है। समझ में, महीने में कम से कम 15 दिन तो ऐसे होते होंगे जब मैं सड़कों पर जनता के इश्यू को लेकर के आंदोलन करता हूं और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करता हूं, बड़े बड़े आंदोलन करता हूं। इन आंदोलनों को अगर आपने देखा होता, ये प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछे होते और इस प्रकार के प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती आपको जानकारी नहीं। यहां पर बात सुनिए, पहले मुसहर जाति के लोग जो भूखों मर रहे थे उनका आंदोलन मैं उठाया हूं। बनटांगिया जो वन्य ग्राम थे, बहराइच से लेकर के आपके लखीमपुर खीरी से लेकर कुशीनगर तक, उनको वन्य कानून में संशोधन करा करके राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने का पूरा आंदोलन मैंने किया है।
इंसेफ्लाइटिस का पूरा आंदोलन, इंसेफ्लाइटिस केवल गोरखपुर की बीमारी नहीं, उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में फैली हुई बीमारी है। अकेले मैंने उस आंदोलन को लिया है और बड़े बड़े आंदोलन गोरखपुर में किए हैं। अगर इन आंदोलनों को कभी आप लोगों ने सही ढंग से देखने का प्रयास किया होता तो संभवतः ये प्रश्न आप कभी नहीं पूछते मुझसे। जो राज्य सरकार जो चरमराती जा रही है, क्यों नहीं आपने उसके विरोध में एक बड़ी रैली की दिल्ली के रामलीला मैदान में, प्रधानमंत्री जी स्वयं आते। मैं कह रहा हूं कि उसको करने में समय लगता है। संसद आप नहीं, आपने मेरे आंदोलन देखे होते तो प्रश्न ही आप मुझसे नहीं पूछते। एक, मैं एक सांसद हूं, संसद में संसद के मंच का इस्तेमाल मैं इन सब कार्यों के लिए करता हूं। एक, दूसरा, नहीं वो मैंने देखा है आपने रोते हुए एक जो बात की वो मैं समझता हूं। मैंने कहा ना, वो संवेदनशीलता है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार चरमरा गई है, ये सड़ गई है, गल गई है, और इसीलिए तो हम परिवर्तन के लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं कि सड़ी गली सरकार को फेंको और उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लाओ। आपने गोरखपुर को हिंदुत्व की लैबोरेटरी बनाकर रख दिया है। आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहां जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने के बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने की एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। सर तो कुछ आप और ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे? सबका नाम बदलेंगे। क्या होगा जी ताजमहल का नाम? वो तो आप तय करेंगे। नहीं, मैं क्यों, आप बदलवाना चाहते हैं, मैं कौन होता हूं जी? आप जो तय करेंगे हम तय कर देंगे। नहीं, पर आपने मतलब आप क्या कह रहे हैं, ताजमहल बदलवाना चाहते हैं नाम, पर नाम नहीं सोचा योगी आदित्यनाथ? मैंने कहा ना, समय आने दीजिए, हर चीज का इंतजार करिए। सारी चीजों में एक बार बोल दूंगा तो फिर अगली बार का कौन सा मसाला मिलेगा आपके पास? अच्छा, आप इस तरह से करते हैं, आप मसाला बचा बचा के चलते हैं। मैंने तो सोचा कि आपके पास बहुत मसाला है। इसीलिए कह रहे हैं ना कि सारी चीजें एक बार बोल देंगे तो अगली बार के लिए भी कुछ रखिए अपने लिए। पर अभी 90 सीटें बची हुई हैं। प्रधानमंत्री जी त्रिशंकु वाली बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य कहा है, हमारी इस क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उन पर, कि कोई भी ऐसा कार्य आप न करें कि जिससे कोई त्रिशंकु सी स्थिति पैदा हो, और उन लोगों को चुनाव जिताकर के कतई न भेजें जो सुरक्षा के लिए स्वयं खतरा पैदा करने वाले हैं। तो त्रिशंकु की आपको नहीं लगता, बात करके लगता है कहीं कोई डाउट है आप लोग? ऐसा कुछ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि अभी तो 2 चरण के बाकी हैं जी, 6ठे और 7वें चरण का बाकी है, और काफी महत्वपूर्ण भूमिका 6ठे और 7वें चरण की होगी। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जैसे हमारे पक्ष में 5वें चरण तक लहर बनी है, अच्छी लहर बनी है, 6ठे और 7वें चरण में भी भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें पाएंगी कि पूर्ण बहुमत की सरकार पार्टी की बनेगी। जिस तरीके से जो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता था, पिछले 20 साल से 30 साल से दरी बिछा रहा था पार्टी कार्यालय में, उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया। और जो क्षेत्रीय नेतृत्व है आप जैसा, अगर उसको संज्ञान में लिया जाता, उनकी उसमें मर्जी होती लिस्ट तैयार करने में, तो बीजेपी की जो आज स्थिति है चुनाव में, वो क्या बेहतर हो सकती थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति और फिर संसदीय बोर्ड ने जो भी निर्णय किया है, व्यापक सोच समझ करके किया है। मुझे लगता है कि हमें उसका समर्थन करना चाहिए और सभी कार्यकर्ता उसके साथ लगे हैं। राजनाथ सिंह जी ने जो इंटरव्यू में कहा कि अगर ये तालमेल नहीं होता, यानी सपा का और कांग्रेस का, तो बीजेपी 300 के पार जाती। क्या आप इस आंकलन से सहमत हैं? देखिए, ये बेमेल गठबंधन जरूर है, लेकिन बीजेपी के लिए लाभदायक है। और क्या आप उनके इस आंकलन से उनका आंकलन तो ये बताता है कि इससे बीजेपी 300 के पार नहीं जाएगी? मैंने माननीय राजनाथ सिंह जी का बयान नहीं पढ़ा है, न मैंने जाना है किस प्रटेक्स्ट में कहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि सपा कांग्रेस का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस गठबंधन के बनने के बाद से ही लहर पैदा हुई है। अगर आपसे कहे केंद्रीय नेतृत्व कि हिंदू युवा वाहिनी को बंद कर दीजिए, हम आपको केंद्र में मंत्री बनाएंगे इस बार, क्या आप ऐसे किसी पद के लिए दावेदार नहीं हूं। मैं एक मिशन के साथ जुड़ा हूं, अपने अभियान के साथ लगा हूं। गोरखपुर की जनता मुझे चुन के भेजती है, गोरखपुर का समग्र विकास करता हूं, हिंदू समाज की रोटी खाता हूं, हिंदू समाज के लिए कार्य करता हूं। यही मेरे जीवन का ध्येय है, बाकी कोई ध्येय नहीं। ये जो बीजेपी ने किया 2012 में, कि उन्होंने सोचा कि ये जो कट्टरवादी हिंदूवादी बात है, उससे हम लोग 15% वोट ही पाए, और फिर उन्होंने विकास उसमें जोड़ा, बाद में आया विकास। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई बदलाव आपके अंदर दिखाई देगा? विकास हमारा पहले भी एजेंडे में था, विकास हमारे एजेंडे में आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। हिंदू न कट्टर होता है न सॉफ्ट होता है, हिंदू केवल हिंदू होता है, और उस हिंदू को हिंदू के रूप में आप पहचाने तो आपकी बड़ी कृपा होगी हिंदू समाज पर।